नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। अदनान आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जी जी पढ़ाते हैं आप? जी ठीक पढ़ाता आप पढ़ाते क्या है सर? हूँ। इस्लामियात और इस्लामियात पढ़ाते हैं माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं? इस्लामियत। इस्लामियत पढ़ाता है, मतलब आप आईक्यू किस लेवल का होगा वो तो सोच ही सकते हैं। खैर, ये जाहिल जनता अपने जाहिल एक्सपर्ट को क्या पूछता है वो देखते हैं। जी सर मेरा सवाल यह है कि हेडमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने वो हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था? और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? टेक्नोलॉजी ये कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। अरे जनाब, अगर आप सोशल मीडिया को ही फेक बोल देंगे तो आप जंग कैसे जीतेंगे? वो आ रही थी, इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने किस लेवल की नॉलेज है, और ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि इस लेवल को खुद प्लेयर रह चुके हैं, फिर भी इनको स्नीकोमीटर कैसे वर्क करता है, उसकी क्या प्रोटोकॉल्स है, इसके बारे में नहीं पता। इसीलिए ये लोग प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी जो है बात ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि इनको ओवरऑल चीज़ों के बारे में नॉलेज भी नहीं है। इनको अगर पूछा भी जाए कि टीम हारी क्यों है, टीम की परफॉर्मेंस बुरी क्यों है, तो ये लोग शायद उसका प्रॉपर रीजनिंग भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस लेवल के जाहिल इनके एक्सपर्ट है बेसिकली। लेकिन बांग्लादेश में एक एक्सपर्ट है जो कि प्रॉपर नॉलेज रखते हैं क्रिकेट के बारे में। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, बट स्नीकोमीटर्स के इस प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है जो इन जाहिलों को नहीं पता। तो इस वीडियो में जो है एक जोरदार तमाचा है ये वीडियो मोहम्मद आमिर के गाल पे और इनके सारे एक्सपर्ट्स पे, जाहिल एक्सपर्ट्स पे। बट ये इस वीडियो में जो है आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि स्नीकोमीटर में जो है स्नीक्स जो होता है, जो अप एंड डाउन होता है, वेव्स होता है, वो किस जगह में जो वेव होता है उसका क्या मतलब है। कौन से जगह में स्नीक होने से आपको ये मतलब पता चलता है कि बैट में लगा है, कौन से स्नीक होने से आपको ये पता चलता है कि आपको मतलब वो बॉडी पे लगा है। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, हर चीज़ का नियम है। टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, पाकिस्तान को और टेक्नोलॉजी का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तुम लोग भाई इस्लामियत ही पढ़ते रहो, वही तुम्हारी औकात है। खैर, हम इस वीडियो को जो है देख के इसके बारे में जो है नॉलेज गेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम। शेमरन हेटमायर का आउट वाकई आउट था या नहीं? इस मुद्दे को लेकर मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर एक सवाल उठाया है कि क्या यह सच में आउट था या नहीं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी चर्चा चल रही है। असल में इस जगह पर तीसरा अंपायर किस प्रोटोकॉल के आधार पर फैसला लेते हैं? अल्ट्रा एज का प्रोटोकॉल आखिर क्या है, यानी आईसीसी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहता है? इस बारे में मैंने बात की थी मसूदुर रहमान मुकुल से, जो एक इंटरनेशनल अंपायर हैं। आपने उन्हें एशिया कप जैसे बड़े मंच पर और अंडर 19 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते देखा है। उन्होंने मुझे अल्ट्रा एज के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी है। वही जानकारी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रथमत सबसे पहले, जब कोई तीसरा अंपायर अल्ट्रा एज का कोई फैसला देने जाते हैं तो वह 3 फैक्टर के आधार पर निर्णय लेते हैं। पहला फैक्टर यह होता है कि वह किस फ्रेम से, यानी किस वीडियो फ्रेम से देख रहे हैं। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है वो गेंद और बैट की पोजीशन क्या है, यानी उस खास मोमेंट पर बॉल और बैट का आपसी स्थान कहां है। तीसरा फैक्टर है अल्ट्रा एज में जो स्पाइक दिखाई देता है वह किस दिशा से आ रहा है। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, कभी स्पाइक राइट साइड से आता है, कभी मिडिल से दिखाई देता है और कभी लेफ्ट साइड से आता है। इन्हीं 3 फैक्टर के आधार पर तीसरा अंपायर अपना फैसला देते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आखिर क्या कहता है? আসলে কোথায় স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলটা হচ্ছে स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब रिप्ले दिखाया जा रहा होता है, उस समय साइड एंगल व्यू को खास तौर पर देखा जाता है। जैसा कि आप इस साइड एंगल व्यू में देख रहे हैं, अगर गेंद बैट से थोड़ा सा आगे हो और उसी समय अल्ट्रा एज में स्पाइक राइट साइड से शुरू हो, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार अंपायर मान लेते हैं कि गेंद बैट से कॉन्टैक्ट करने वाली है। घटना तो रियल टाइम में पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन जब रीप्ले में अल्ट्रा एज इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मैकेनिज्म इसी तरह काम करता है। নেন যে বলটা ব্যাটে লাগতে যাচ্ছে, মিন্স ঘটনা তো আগে ঘটে গেছে, রাইট? রিয়েল টাইম ঘটনা তো ঘটে গেছে। সো রিপ্লেতে যখন আল্ট্রাএজটা ব্যবহার করা হয়, আল্ট্রাএজের মেকানিজমটাই আসলে এরকম। সাইড অ্যাঙ্গেল ভিউতে যদি यानी अगर साइड एंगल व्यू में गेंद बैट से थोड़ा आगे दिखाई दे और स्पाइक दाएं ओर से शुरू हो, तो इसका मतलब होता है कि गेंद बैट की तरफ जा रही है और संपर्क होने की संभावना है।
इसी आधार पर अंपायर फैसला देते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर स्पाइक मिडल से दिखाई दे तो अंपायर ये मान सकते हैं कि ये आवाज गेंद और बैट के संपर्क की नहीं है, बल्कि किसी और सोर्स जैसे पैड, ग्राउंड या अदर कलिजन से आई है। फिर से स्पष्ट कर दूं, अगर साइड एंगल व्यू में गेंद बैट से थोड़ा आगे है और स्पाइक दाईं तरफ से शुरू होता है तो अंपायर इसे बैट बॉल कॉन्टैक्ट की दिशा में मानते हैं। लेकिन अगर स्पाइक बीच से आता है तो इसका मतलब है कि यह जरूरी नहीं कि बैट से संपर्क हो, यह किसी और कारण से भी हो सकता है। एक और उल्लेखनीय बात है, फ्रंटल एंगल व्यू को अंपायर उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। क्यों? क्योंकि टीवी पर जो हम देखते हैं वह 2 डायमेंशनल 2D व्यू होता है, जबकि असल घटना 3 डायमेंशनल 3D में होती है। इस कारण टीवी एंगल में एक डायमेंशनल फर्क आ सकता है और हर बार 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। इसी वजह से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत अधिकतर मामलों में अंपायर साइड एंगल व्यू को ही प्रायोरिटी देते हैं। প্রেফার করে থাকেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলের জায়গায়, এবং এখানে এই বিষয়টা আছে। এবার আমি ঠিক এর পরের ভিউটাতে যাই, তারপরে আমি আরেকটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এবারে এই জায়গাটায় দেখবেন, अब मैं इसके अगले व्यू पर आता हूं और एक और व्याख्या देता हूं। इस स्थिति में आप देखेंगे कि गेंद बैट को क्रॉस कर चुकी है। अब अगर बैट को पार करने के बाद अल्ट्रा एज में स्पाइक लेफ्ट साइड दिखाई देता है तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार इसका मतलब है कि गेंद बैट से लगी है, अकॉर्डिंग टू द मशीन। यानी अल्ट्रा एज मशीन का जो प्रोटोकॉल है वह यही कहता है। अब इसे फिर से नंबर के हिसाब से समझते हैं। नंबर 1, अगर गेंद बैट से पहले है और उसी समय स्पाइक दाईं तरफ राइट साइड से आता है तो इसे बैट बॉल कॉन्टैक्ट की दिशा में माना जाता है। नंबर 2, अगर गेंद बैट को पार कर चुकी है और उसके बाद स्पाइक बाईं तरफ लेफ्ट साइड दिखाई देता है, जैसा कि यहां दिख रहा है, तब थर्ड अंपायर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार फैसला देते हैं, ओके, इट्स आउट। अब यहां एक और अहम बात है, अगर इसी तरह की स्थिति में स्पाइक बीच मिडल से दिखाई दे तो अल्ट्रा एज सॉफ्टवेयर के मैकेनिज्म के अनुसार अंपायरों को यह निर्देश है कि ऐसे में उस स्पाइक या साउंड को बैट बॉल कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी अगर स्पाइक बीच से आता है तो इसका मतलब है कि आवाज किसी और स्रोत से आई है, न कि बैट से। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसे अंपायर मेंटेन करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के कानून और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार अल्ट्रा एज के लिए अंपायरों के ये क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। इसी विषय पर मैंने इंटरनेशनल अंपायर मसूद रहमान मुकुल सर से बात की थी। उन्होंने मुझे पूरा मैकेनिज्म विस्तार से समझाया और यह भी कहा कि इसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो ICC के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। সেই প্রোটোকলগুলো সম্পর্কে জানেন না। इस व्यू में जो चीज हम देखते हैं, हाँ, इस एंगल से मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या गेंद सच में बैट से लगी है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बैट और बॉल के बीच एक गैप है। इस व्यू से देखने पर ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि जब आप किसी चीज को 2 डायमेंशनल 2D व्यू में देखते हैं तो वहां एक डायमेंशनल डिफरेंस होता है। मान लीजिए आप कैमरे के माध्यम से मेरे हाथ को देख रहे हैं। जो पोजीशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है वास्तविकता में वह हल्की सी अलग हो सकती है, क्योंकि असल घटना 3 डायमेंशनल 3D में होती है, जबकि टीवी या रिप्ले में हम उसे 2D में देखते हैं। यही वजह है कि रिप्ले में कभी कभी गैप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में कॉन्टैक्ट हो सकता है। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फैक्टर हुआ करता था, सॉफ्ट सिग्नल। ऑन फील्ड अंपायर जो इनिशियल कॉल देते थे, उसी के आधार पर तीसरा अंपायर अपना निर्णय देता था। আপনি বাস্তবিক অর্থে যা দেখছেন সেটা অনেক सॉफ्ट सिग्नल को इसी वजह से रखा गया था ताकि इस डायमेंशनल डिफरेंस को संतुलित किया जा सके, क्योंकि मैदान पर अंपायर जो रियल टाइम में देखते हैं वह कई बार रिप्ले से ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। यानी आप रिप्ले में जो देखते हैं उससे ज्यादा विश्वसनीय कभी कभी वह होता है जो मैदान पर सीधे आंखों से देखा गया है। इस बात को लेकर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। यह प्रयोग किया था मशहूर कमेंटेटर टोनी ग्रेग ने। उन्होंने एक बहुत ही क्लोज कैच लिया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने कैच साफ साफ पकड़ा है, लेकिन जब उस कैच की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद गेंद जमीन को छू गई हो। इस घटना के बाद काफी चर्चा हुई। उस समय MCC और ICC के नियम बनाने वाले अधिकारियों के बीच भी इस डायमेंशनल डिफरेंस को लेकर बहस हुई थी। मुख्य मुद्दा यही था कि टीवी रिप्ले और वास्तविक दृश्य में जो अंतर होता है उसे कैसे समझा जाए और नियमों में कैसे बैलेंस किया जाए। থাকে। तो आमतौर पर ऑन फील्ड अंपायर जो देखते हैं उसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद एक बात रहती है, टेक्नोलॉजी आपको चीजों को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी का मकसद ही यही है कि फैसले को ज्यादा निष्पक्ष और सही बनाया जाए। फिर भी जो चीज आप अपनी आंखों से रियल टाइम में देखते हैं उसे लंबे समय तक ज्यादा विश्वसनीय माना गया, लेकिन बाद में जो बदलाव हुआ वह यह है कि सॉफ्ट सिग्नल को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? ICC का मानना था कि अगर सॉफ्ट सिग्नल रहेगा तो तीसरे अंपायर या टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑन फील्ड अंपायर का शुरुआती फैसला ही ज्यादा महत्व पा जाए तो फिर टेक्नोलॉजी लाने का असली उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। इसलिए ICC ने अब टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। हर मशीन का अपना अलग मैकेनिज्म होता है, जैसे अल्ट्रा एज कैसे काम करता है, हॉकाई कैसे काम करता है, इन सब के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पहले से तय है। हॉकाई जैसी तकनीक गेंद की ट्रैकिंग और प्रोजेक्शन दिखाती है, जबकि अल्ट्रा एज साउंड वेव्स के आधार पर
कॉन्टैक्ट डिटेक्ट करता है। इन सभी सिस्टम्स के लिए तीसरे अंपायर को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि किस आधार पर निर्णय देना है, कौन सा एंगल प्राथमिकता में होगा, किस स्थिति में क्या मानना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारे देश में इन तकनीकी पहलुओं पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। एजुकेशनल कंटेंट की संख्या भी कम है। हम ऑन फील्ड प्लेटफॉर्म पर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट बनाया जाए, और जब भी हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो एक्सपर्ट्स से बात करके ही बनाते हैं। आज मैंने एक एक्सपर्ट का नाम स्पष्ट रूप से बताया, मसूदुर रहमान मुकुल। हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम नाम सार्वजनिक करें, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचे, ताकि दर्शक भी सीख सकें और हमारे देश में एक प्रॉपर क्रिकेट कल्चर विकसित हो सके। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और विचार जरूर बताइए। শিখতে পারে এবং একটা প্রপার ক্রিকেট কালচার বিল্ড করে বাংলাদেশে। কমেন্ট বক্সে আপনাদের মন্তব্য মতামত জানতে চাই। सबसे पहले सुमन कयाल ने लिखा है कि शाहीन शाह अफरीदी की श्रीलंका के खिलाफ डाली गई आखिरी गेंद क्या सच में सही बॉल थी? उसे तो वाइड बॉल दिया जा सकता था। इस बारे में पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ नहीं बोल रहे, इस पर भी चर्चा हो सकती थी। और तो और एक LBW आउट भी था जो कि बाद में टेक्नोलॉजी में देखा गया था। तो हॉकाई जो है, जो इम्पैक्ट था वो भी लाइन पे था, विकेट लाइन पे था और विकेट भी हिट कर रही थी, बट क्योंकि अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया था तो क्लोज कॉल के हिसाब से अंपायर का कॉल ही रख दिया गया। तो वहां पे भी वेस्ट इंडीज को एक जीवन दान मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद पायल सरकार ने लिखा है कि मोहम्मद आमिर को क्या बोलने का हक है, जो खुद मैच फिक्सिंग करके 5 साल के लिए बैन हुए और जेल भी काट चुके हैं। जो ऐसे काम करके पैसे कमाता है वो फिर से बोलने आ गया। मोहम्मद मैच फिक्सिंग जेल काटा आमिर। उसके बाद HRX ने लिखा है कि छोटे लोगों की छोटी मानसिकता। उसके बाद ग्राउंड ऑन ड्रैगन ने लिखा है कि अमीर इतना बुद्धिमान है कि उनके देश के प्लेयर इंडिया के खिलाफ मैच जीत नहीं पाते, उल्टा 50 लाख का जुर्माना देते हैं। छी। उसके बाद देवर्षि गांगुली ने लिखा है कि हेटमायर क्लियरली आउट था, स्पाइक साफ दिखाई दे रहा है। अब आप लोग मानेंगे या नहीं वो तो नहीं पता, क्योंकि आजकल बेवजह इंडिया विरोध करना आदत बन गया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आउट ही था। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि ICC हॉटस्पॉट यूज कर लेते तो हो जाता, वो न करके ऐसा कुछ क्यों यूज करते हैं, जिस पर सवाल उठे। उसके बाद सुभाष ने लिखा है कि समझ नहीं आता, जब पाकिस्तान लास्ट बॉल पे वाइड करता है तब इनका एनालिसिस कहां चला जाता है, तब अंपायर का डिसीजन सही क्यों लगता है, जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तभी इतना एनालिसिस शुरू होता है। उसके बाद प्रीतम ने लिखा है कि पाक बाबू लोग वाइड दें तो वाइड नहीं होता, आउट हो तो आउट नहीं देते, तब कुछ नहीं होता। उसके बाद बाबू मलाकर ने लिखा है कि वेस्ट इंडीज से ज्यादा दुख पाकिस्तान को है, इन्हें सिर्फ फुटेज चाहिए, जय हिंद। उसके बाद सोमैया इस्लाम ने लिखा है कि ICC के साथ खेल खेलोगे तो ऐसा ही होगा, हर दिन तो इंडिया का मैच नहीं होता, 1-2 मैच ICC भी खेल लेता है। उसके बाद रानेन रॉय ने लिखा है कि महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना को भी ऐसे ही आउट दिया गया था, तब आज के बुद्धिजीवियों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इंडिया था। उसके बाद अविसा मानता ने लिखा है कि छोटी जातियों की बातों को हम महत्व नहीं देते। उसके बाद किरित किशोर रूपिनी ने लिखा है कि यह आउट डिसीजन ICC के इंटरनेशनल अंपायर ने दिया है, इसलिए कोई कंस्पिरेसी नहीं है। उसके बाद प्रभास मुखर्जी ने लिखा है कि अरे भाई, इंडिया जीतता है तो लोग बात करते हैं और उसी से इंडिया और अच्छा करता है। पिछले ICC इवेंट्स देख लो, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वीमेंस वर्ल्ड कप, एशिया कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और एक और जीतने वाला है। उसके बाद मोहम्मद शाहिदुल हसन नीरोब ने लिखा है कि पाकिस्तान सोचता है कि इंडिया यूरेनियम मिला हुआ बॉल से बॉलिंग करता है। उसके बाद देबोब्रत ढाली ने लिखा है कि स्पाइक साफ है, आउट तो होगा ही। उसके बाद अनिंद्या सेन ने लिखा है कि सुंदर और एग्जॉस्टिव एनालिसिस, समृद्ध हुआ, लेकिन बांग्लादेश के महान पंडित सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट मदरसा प्रोडक्ट कन्विंस्ड नहीं होंगे। उसके बाद द प्रिंस जॉय ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोगों के दिमाग में इतने कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं जाएंगी। उसके बाद अमित ने लिखा है कि जैसा देश वैसे उसके लोग। उसके बाद सुभाष समंता ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं, इतनी बातें न करके सीधा कह दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की गांठ जल रही है। उसके बाद शक्तिमान ने लिखा है कि 20 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही थीं और एक टीम हर चीज का बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रही थी। उसके बाद अनवरुल कुद्दूस ने लिखा है कि इंडिया अंपायर को मैनेज करता है या बहुत प्रेशर बनाता है और पैसों का खेल ही उनकी असली ताकत है। उसके बाद मैथुन हुसैन ने लिखा है कि इंडिया का पैसा खाया है, इसलिए इंडिया के पक्ष में बोलने के लिए सामी से कहा गया। लगता है सामी को भी पैसे का हिस्सा मिला है।